शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कोरोना संकट पर मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में हाल ही में बढ़ते हुए कोरोना के केस और वैक्सीन के वितरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। लेकिन वैक्सीन के साथ ही पीएम मोदी ने फिर याद दिलाया कि हर तरीके से 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है और किसी को अभी भी सतर्कता बरतनी होगी। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने चेताते हुए कहा है कि राज्यों को सतर्कता बरतनी होगी, इसके साथ साथ वरना कहीं ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि कहना पड़े कि मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ऐसे में पीएम मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है और बैठक में यह कहा है कि कोरोना से लड़ाई में हर कोई जारी है और अगर मुख्यमंत्री के पास कुछ और सुझाव हैं तो लिखित में दे। और पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि देश में जिस तरह से टेस्टिंग का नेटवर्क काम कर रहा है उसको लेकर सरकार आगे भी बढ़ रही है और ऐसे में कोरोना से हर स्थिति में लड़ने को तैयार है। देश में मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का काम चल रहा है। पीएम मोदी ने चेताया कि कोरोना पर ना कुछ कहना पड़े कि मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश देकर के सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट तो जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना है। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। हां, शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। तो जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इंप्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो। आपदा के गहरे समंदर से हम निकले हैं, ये हम मान के चले। इतना बड़ा देश, दुनिया मानती थी कि भारत तो नहीं संभल पाएगा। आपदा के गहरे समंदर से हम निकलकर हम किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सभी के साथ वो पुरानी जो एक शेर शायरी चलती है, ऐसा न हो जाए कि हमारी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये स्थिति हमें नहीं आने देनी। जब कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक और प्रवक्ता प्रताप सरनाईक के ठाणे शहर स्थित घर पर ईडी की रेड पड़ी है और अधिकारियों ने रेड डालने के बाद ईडी के अधिकारियों ने प्रताप सरनाईक के परिजनों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि आर्थिक व्यवहार की जांच की रही है और मुंबई और ठाणे समेत 10 जगहों पर रेड की बात सामने आ रही है। खबरों के मुताबिक यह रेड टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और विधायक प्रताप सरनाईक के बीच हुई है और इसके बीच में जो आर्थिक लेन देन हुए हैं उसको लेकर भी हुई है। बता दें कि ईडी ने यह छापेमारी किस मामले में की है, फिलहाल भी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ भी समय में इसके स्पष्ट होने के आसार भी बताए जा रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि ईडी को शक है कि प्रताप सरनाईक और उनके परिवार ने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को छिपाया है। इसकी जांच ईडी के अधिकारी खुद कर रहे हैं। प्रताप सरनाईक खुद एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं। शिवसेना में उनको एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जाना जाता है। शिवसेना विधायक के घर पर ईडी की रेड पड़ी और उसको लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है। ईडी या कोई भी जांच एजेंसी अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर कार्रवाई करती है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि शिवसेना के नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में, पिछले एक दो दशकों में उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, इतनी अकूत संपत्ति, अवैध संपत्ति जमा की है कि कहीं ना कोई तो उसकी जांच करेगा। मुझे नहीं मालूम ठाणे के जिस विधायक महोदय के यहां आज ईडी की रेड पड़ी है उन्होंने क्या क्या किया है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन उनके जैसे ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। शिवसेना के जो बड़े नेता हैं, चाहे एमएलए हों, इन नेताओं के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए।
और ये जांच, इस जांच की पूरी प्रक्रिया को एक राजनीतिक द्वेष कह करके टाला या ठुकराया नहीं जाना चाहिए। बाला साहब जी पूरी जिंदगी कांग्रेस के बारे में कहते रहे कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन आसपास नहीं देखे कि उनके अपनी पार्टी में शिवसेना के लोगों ने कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। शायद वो नहीं देख पाए कि महानगर पालिका भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा है और उस भ्रष्टाचार का जो उसकी भ्रष्टाचार की जो कमाई है उस शिवसेना के लोगों के जेब में जा रही है, उनके घरों में जा रही है। तो इसकी जांच तो होनी ही चाहिए और इसकी जांच किसी न किसी को करनी पड़ेगी। इसलिए अगर ये राजनीतिक द्वेष से प्रेरित नहीं है तो इस जांच के ऊपर कोई ऐतराज करने की आवश्यकता नहीं। ईडी या कोई भी जांच एजेंसी अगर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने छोटू राम जी की जन्म जयंती पर खट्टर सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है, निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि छोटू राम जी की जन्म जयंती पर रातों रात रेड मारकर किसान नेताओं की धरपकड़ से खट्टर मोदी सरकारों ने तानाशाही की सारी हदें पार कर ली है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि हमारी मांग है कि किसान नेताओं को रिहा करें और दिल्ली कूचकर काले कानूनों की वापसी की मांग उठाने दें, वरना न खट्टर सरकार बचेगी न मोदी सरकार बचेगी। तो ऐसे में रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। नमस्कार साथियों, आज छोटू राम जी की जन्म जयंती है। किसानों के वो मसीहा जिन्होंने किसानों और गरीबों की आवाज उठाई और उनके लिए लड़े। पर शर्म की बात है कि खट्टर सरकार और मोदी सरकार आज छोटू राम जी की जन्म जयंती पर उन सारे किसान भाइयों, उन सारी किसान यूनियन के नेताओं जो 3 काले कानूनों का विरोध करने दिल्ली कूच करने वाले हैं, उनकी धरपकड़ शुरू कर रखी है। कर्फ्यू जैसा माहौल है, तानाशाही का माहौल है। करम सिंह मथाना को रात को रेड मारकर गिरफ्तार कर लिया गया, सत्यवान कथूरा को गिरफ्तार किया गया, काला कन्हो को गिरफ्तार किया गया, मनदीप रतिया को गिरफ्तार किया गया, सत्यवान नरवाल को गिरफ्तार किया गया, प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा को गिरफ्तार किया गया, गुरनाम सिंह चडूनी जी के घर पर रेड मारी जा रही है। क्या किसान अपराधी हैं? क्या किसानों ने अपराध किया है? रोजी रोटी छीनने वाली मोदी और खट्टर सरकारों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाना और जनता की आवाज उठाना क्या इस देश में अपराध है? डूब के मर जाइए खट्टर सरकार और मोदी सरकार दोनों। हम मांग करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कि इस तानाशाही को बंद करिए और किसानों को दिल्ली कूच करने की इजाजत दीजिए, वरना ना मोदी सरकार बचेगी और ना खट्टर सरकार। जय जवान जय किसान। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में अचानक हलचलें तेज हो गई है। एक ही दिन में भाजपा के 2 नेताओं के बयान ने अटकलें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाजपा की अगली सरकार की ताजपोशी पिछले साल की तरह दिन निकलने से पहले नहीं बल्कि सही वक्त पर होगी। फडणवीस ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार जनता उससे नाराज है और उनकी सरकार गिरने के बाद हम सरकार बनाएंगे। फडणवीस का बयान महाराष्ट्र में पिछले साल भाजपा सरकार बनाने के ठीक 1 साल बाद आया है, यानी कि सरकार को पूरा 1 साल हो चुका है। 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार के समर्थन से सरकार बनाई थी। हालांकि उनकी सरकार 80 घंटे ही चल पाई थी। फडणवीस के बयान से पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने कहा था कि भाजपा अगले 2 से 3 महीनों में महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी की है। इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया और कहा है कि हमारी सरकार बाकी के 4 साल पूरे करेगी। विपक्षी नेता हताशा में बात कर रहे हैं। राउत ने कहा कि उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता सरकार के साथ है और पिछले साल जो 3 दिन की सरकार बनी थी, आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है। और आगे बात करेंगे राजधानी दिल्ली में कोरोना की। अब बात करें देश की, तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के वायरस के 37,975 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 91,77,841 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 480 लोगों की जान अब तक गई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 93.68% है। वहीं कोरोना से मृत्यु दर 1.46% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में मरने वालों की कुल संख्या अब 1,34,218 हो गई है, जबकि 42,314 नए डिस्चार्ज मामलों के बाद कुल ठीक मामलों की संख्या 86,04,955 है। देश में लगातार 13 दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या
5 लाख से कम है। आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 4,38,667 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 4.85% है। तो ऐसे में अब एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन परीक्षणों के अंतरिम परिणामों में ये बात निकलकर सामने भी आई है कि यह वैक्सीन मरीजों पर औसतन 70% प्रभावी है। इसका असर देखने को मिलेगा। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसी वैक्सीन के उत्पादन में लगा हुआ है। वैक्सीन के नतीजे आने के बाद वह जल्द ही आपातकालीन विनियामक मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है। वैक्सीन की 70% प्रभावकारिता भारत के लिए राहत भरी खबर है। भारत की दवा नियामक संस्था DCGI द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों में उसी वैक्सीन को मंजूरी दी जाएगी जो 50% से अधिक प्रभावी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि हम बहुत जल्द ही आपातकालीन लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि यह हमें 1 महीने के भीतर हासिल हो जाएगी। अंतिम मंजूरी DCGI के निर्णय पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी ने अभी तक 4 करोड़ खुराक का स्टॉक रखा हुआ है और जनवरी तक यह 10 करोड़ का हो जाएगा। इसमें से अधिकतर भारत के लिए ही बनाया जाएगा। और कोरोना के बीच अब देश की राजधानी में प्रदूषण का असर भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण के साथ साथ सर्दी भी बढ़ती जा रही है। इससे जहां लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना दुभर हो गया है, तो वहीं ठंड के चलते घर से बाहर निकलना भी मुश्किल सा हो गया है। प्रदूषण का आलम यह है कि कई स्थानों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, यानी कि नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। इससे किसी भी चीज को देख पाना काफी मुश्किल हो गया था। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पटपड़गंज क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बेहद खराब है। इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पर जा पहुंचा है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं अगर हम ठंड की बात करें तो दिल्ली में शीतलहर जैसे हालात हो गए हैं। सुबह शाम हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज करने का अनुमान लगाया है। IMD के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सुबह कोहरा, धुंध और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि पिछले 14 सालों में इस महीने में सबसे कम रहा है। IMD के क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज किया गया था। और ऐसे में जिस तरह से लगातार आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है, उन सब के बीच में हिमाचल में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों को देखते हुए 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल की राज्य सचिवालय में हुई बैठक में कुल्लू, शिमला, मंडी और कांगड़ा जिला में रात 8 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। इन जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पहले चरण में यह 4 जिले 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू के अधीन होंगे। CM जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और कॉलेज 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि 26 नवंबर 2020 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अध्यापक 31 दिसंबर 2020 तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवंबर 2020 से कार्यशील होंगे। प्रधानाचार्य आवश्यकता के मुताबिक संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान 1 जनवरी से 12 फरवरी 2021 तक बंद रहेंगे, यानी कि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट ने सरकारी और प्राइवेट बसों में अब केवल 50% यात्रियों के सफर करने की अपनी मंजूरी दी है। इसके अलावा बिना मास्क लगाकर घूमने वालों पर अब 1000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50% तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर 2020 तक पहले 3 दिनों में 50% कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होंगे और शेष 50% अगले 3 दिनों तक कार्यालय में काम करेंगे। और बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अहम फैसले की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसके साथ रहने का अधिकार है, यानी कि यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूल तत्व होता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें यह समझने में नाकाम है कि
जब कानून दो व्यक्तियों को, चाहे वह समान लिंग के ही क्यों ना हो, शांतिपूर्वक साथ रहने की अनुमति देता है, तो किसी को भी, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, परिवार से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी राज्य का क्यों ना हो, उनके रिश्ते पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार नहीं है। दो व्यक्ति जो अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ रह रहे हैं, उस पर आपत्ति करने का किसी का कोई अधिकार नहीं बनता। कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा प्रियांशी उर्फ समरीन और नूरजहां बेगम उर्फ अंजलि मिश्रा के केस में दिए गए फैसलों से असहमति जताते हुए कहा कि इन दोनों मामलों में दो वयस्क लोगों द्वारा अपनी मर्जी से अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने की स्वतंत्रता के अधिकार पर विचार नहीं किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यह फैसला सही कानून नहीं है। और आगे बात करेंगे चक्रवाती तूफान निवार की। बंगाल की खाड़ी से सटे तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान निवार 25 नवंबर को इन राज्यों के समुद्री तट से टकरा सकता है। इस दौरान 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। आईएमडी ने बुलेटिन में कहा है कि निवार तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। 25 नवंबर की दोपहर में यह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार कर सकता है। तूफान के असर के साथ इन राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना भी है। तूफान को देखते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के करीब कोस्ट गार्ड के 8 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं। इनके जरिए मर्चेंट शिप और मछली पकड़ने वाली नावों को तूफान की चेतावनी दी जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को चेता रही है और मौसम से बचाव के उपाय भी बता रही है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने बताया कि निवार तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में कोस्ट गार्ड की 12 टीमें तैनात कर दी गई हैं। इन राज्यों में 18 टीमों को स्टैंड बाई पर रखा गया है ताकि किसी भी मुश्किल वक्त से निपटा जा सके। और कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लगातार अच्छी खबरें सामने आ रही है। इसके चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। इसी का असर आज घरेलू शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। एनएसई के 50 शेयरों वाले प्रमुख इंडेक्स निफ्टी ने पहली बार 13,000 के स्तर को पार कर लिया है। वहीं बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 350 अंक बढ़कर 44,419 के नए रिकॉर्ड पर जा पहुंचा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। इसी वजह से दुनिया भर के निवेशक ने भारतीय बाजारों में पैसा लगाया है। आने वाले दिनों में शेयर बाजार और नई ऊंचाइयों को छू सकता है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि निवेशकों ने शुरुआती कारोबार के दौरान 1 करोड़ 13 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं ऑस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के कारगर होने के खबर से सोने चांदी में तेज गिरावट देखने को मिली है। कॉमेक्स पर सोना 4 महीने के निचले स्तर पर जा पहुंचा है। वहीं घरेलू बाजार में इसके दाम 50,000 से नीचे फिसल गए हैं। चांदी में करीब 2.5% की कमजोरी आई है। दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस CLSA ने LNT के शेयर पर खरीदारी की सलाह दी है। शेयर पर 1400 रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। उनका कहना है कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट पर फोकस का फायदा अभी भी मिला है और इसके अलावा तीसरी तिमाही में कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले हैं। दूसरी छमाही में पाइपलाइन में 6 लाख रुपए का ऑर्डर भी मिला है। और बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली में ट्रक और पिकअप में टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। मामला रायबरेली हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज स्थित पेट्रोल पंप के पास का है, जहां ये सड़क हादसा हुआ। उस समय ट्रैक्टर और पिकअप में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल छोटू उर्फ गणपत ग्राम बहरा, थाना उज्जैन, जिला भरतपुर, राजस्थान का निवासी है और पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा कर निकला ही था कि रायबरेली की तरफ से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। पुलिस टीम ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल छोटू को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एसआई असगर अली ने बताया कि गंगागंज में पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई थी, जिसमें ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AB स्टार न्यूज।